Hello students, welcome to One Day Law Revision, Module 2, Negotiation and Mediation. So let's quickly go through the synopsis first. What is negotiation? Negotiation का meaning क्या है? Negotiation के features क्या क्या है? Theories of negotiation, then types of negotiation, there are two types. उसके बाद negotiator कौन है? Process of negotiation, mediation क्या होता है, इंट्रोडक्शन, उसका मीनिंग, उसके फीचर्स, फिर मेडिएटर कौन होता है और उसका रोल क्या है, स्टेप्स ऑफ मेडिएशन और गुड ऑफिस कंसेप्ट भी हमें इस मॉड्यूल में देखना है. सो लेट्स स्टार्ट. नेगोशिएशन. सबसे पहले नेगोशिएशन क्या है? नेगोशिएशन इज अ प्रोसेस जहाँ दो पार्टी व टू पार्टीज इन अ कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ डिस्प्यूट है, कॉन्फ्लिक्ट है, फाइट है, वहाँ दोनों भी पार्टी सेटलमेंट करना चाहती है, रीच अ सेटलमेंट बिटवीन देमसेल्फ दैट दे बोथ कैन अग्री ऑन. दोनों पार्टी एक कॉन्फ्लिक्ट को नेगोशिएट कर रही है, मतलब बात कर रही है कि हाँ किस तरीके से बात कर रही है कि दोनों उसको सेटल करना चाहती है बिटवीन बोथ. सेटलमेंट ऐसा होना चाहिए कि दोनों भी पार्टीज उसको अग्री कर रही है. नेगोशिएशंस आर रीच्ड थ्रू डिस्कशन. जब दोनों पार्टी मिलकर डिस्कस करेगी तभी नेगोशिएशन होगा और जो कंक्लूजन रहेगा, जो सेटलमेंट रहेगा, वो दोनों पार्टी अग्री करेगी. When the disputant parties settle their dispute themselves, जहाँ वो खुद से सेटल करते हैं by discussion या और by adjusting their differences, procedure is called negotiation. जहाँ भी dispute discussion से हो रहा है या adjusting the differences की वजह से settle हो रहा है, that is negotiation. या तो parties खुद discuss करेगी या तो by adjusting their differences, उसको negotiation हम बोलेंगे. अब नेगोशिएशन इज़ अ नॉन बाइंडिंग प्रोसेस. नॉन बाइंडिंग प्रोसेस मतलब क्या कि दो पार्टीज़ है, पार्टी ए पार्टी बी, ए और बी के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो दोनों नेगोशिएशन में एंटर कर रही है. ए सेटल करना चाहता है बट बी नहीं सेटल करना चाहता है. बी को ए के प्रोविजंस जिस कंडीशंस पे ए मान रहा है वो सही नहीं लग रहे, तो उस केस में बी बोल सकता है कि आई डोंट अग्री, मतलब दिस इज़ नॉट बाइंडिंग प्रोसेस. भले ही ए को सही लग रहा हो बट ए कैन नॉट बाइंड बी इन नेगोशिएशन कॉन्ट्रैक्ट. तो इट इज़ अ नॉन बाइंडिंग प्रोसेस एंड इन्वॉल्व्स इंटरैक्शन, कि ए बी से इंटरैक्ट करेगा, बी ए से इंटरैक्ट करेगा. फिर इफ़ बोथ अग्री देन ओनली इट विल लीड टू सेटलमेंट और उसको हम नेगोशिएशन बोलेंगे. नेगोशिएशन हैज़ बिन डिफाइंड एज एनी फॉर्म ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन. या तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है या इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है. whereby parties who have opposing interest discuss the form of any joint action. जहाँ दो पार्टी या दो से ज़्यादा पार्टी जिनके अपोजिंग इंटरेस्ट है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है, वो पार्टीज़ क्या कर रही है, डिस्कस कर रही है. डिस्कस द फॉर्म ऑफ एनी जॉइंट एक्शन विच दे माइट टेक टू मैनेज एंड अल्टीमेटली रिजॉल्व द डिस्प्यूट बिटवीन दे. जहाँ दोनों पार्टीज अल्टीमेटली डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहती है, सेटल करना चाहती है. इट मे बी यूज, मतलब नेगोशिएशन मे बी यूज टू रिजॉल्व एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम. ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मतलब जहाँ वो प्रॉब्लम पास्ट में हो चुकी है, या ले दी अंडरग्राउंड फॉर अ फ्यूचर रिलेशनशिप. या दो पार्टीज जहाँ फ्यूचर रिलेशनशिप में एंटर करिए, वहाँ कोई फ्यूचर में डिस्प्यूट हो, इसलिए भी हम पहले से नेगोशिएशन एंटर कर सकते हैं. सो इट कैन बी रिलेटेड टू पास्ट और इट कैन बी रिलेटेड टू फ्यूचर. उसके बाद फीचर्स ऑफ नेगोशिएशन के, नेगोशिएशन के फीचर्स क्या है. वॉलेंटरी नो पार्टी इज़ फोर्स टू पार्टिसिपेट इन नेगोशिएशन. मतलब क्या, एक पार्टी नेगोशिएशन करना चाहती है, दूसरी पार्टी नहीं करना चाहती, तो एक कैन नॉट फोर्स बी टू नेगोशिएट. सो इट इज़ वॉलेंटरी. अगर एक पार्टी नहीं कर रही तो दूसरी फोर्स नहीं कर सकती. पार्टीज आर फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द आउटकम ऑफ नेगोशिएशन. अगर पार्टीज नेगोशिएट कर रही है एंड आउटकम निकला है फॉर एग्जाम्पल इन फेवर ऑफ ए एंड बी इज़ नॉट एक्सेप्टिंग, तो वो केस में बी के पास ऑप्शन है आइदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द आउटकम. कोई भी पार्टी कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे विड्रॉ कर सकती है प्रोसेस से, नेगोशिएशन प्रोसेस से. प्रोसेस क्या है हम आगे देखेंगे. पार्टीज में पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द नेगोशिएशन और दे में चूज टू बी रिप्रेजेंटेड बाय समवन. अब ए और बी या तो खुद से नेगोशिएशन करेंगे या तो दे कैन चूज अ रिप्रेजेंटेटर बाय समवन, मतलब वो किसी रिप्रेजेंटेटर को बोलेंगे कि तुम हमारे बिहाफ पे नेगोशिएट करो. अब रिप्रेजेंटेशन कौन कर सकता है. इट कुड बी अ फैमिली मेम्बर, फ्रेंड, लॉयर और अदर प्रोफेशनल. किसी मतलब डिपेंड्स ऑन केस टू केस कि हम किसको रिप्रेजेंट करने बोल रहे हैं. इट्स कम्प्लीटली अवर चॉइस, मतलब पार्टीज का चॉइस है. बायलैटरल और मल्टीलैटरल नेगोशिएशन कैन इन्वॉल्व 2, 3 और डजन ऑफ पार्टीज. नंबर ऑफ पार्टीज का कोई ऐसा लिमिट नहीं है कि 2 ही लोगों में नेगोशिएशन हो सकता है. किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी रिलेशनशिप में, लीगल रिलेशनशिप, लॉफुल या बिजनेस रिलेशनशिप में 2 या 3 या उससे भी ज़्यादा पार्टीज हो सकती है.
बट नॉर्मली 2 होगी, मतलब इट विल मिनिमम 2 पार्टीज रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि नेगोशिएशन कब हो रहा है? जब लोगों में डिस्प्यूट है। एक पार्टी तो डिस्प्यूट कर नहीं सकती, तो 2 पार्टीज। दे कैन रेंज फ्रॉम 2 इंडिविजुअल सीकिंग टू अग्री ऑन द सेल ऑफ अ हाउस टू नेगोशिएट इन्वॉल्विंग डिप्लोमेट्स फ्रॉम डजन ऑफ स्टेट। अब क्या बोला है कि इट में स्टार्ट फ्रॉम 2 पार्टीज, 2 पार्टीज जो एक घर को लेके झगड़ रहे, या तो नेगोशिएशन डिप्लोमेट्स फ्रॉम डजन्स ऑफ स्टेट्स में हो सकता है, जैसे WTO हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो या तो 2 पार्टी है या तो डजन्स ऑफ पार्टी है, इवन स्टेट्स। नॉन adjudicative negotiation involves only the parties. Outcome is negotiated and reached by the parties together without recourse to a third party. यहाँ दोनों पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, कोई थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व्ड नहीं है। इनफॉर्मल, इनफॉर्मल क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ कोई भी प्रिस्क्राइब्ड रूल्स नहीं है। पार्टीज आर फ्री टू अडॉप्ट वॉट एवर रूल्स दे चूज। जनरली दे विल अग्री ऑन इशूज सच एज सब्जेक्ट मैटर, टाइमिंग एंड लोकेशन, मतलब कि क्या मैटर नेगोशिएट करना है, फिर किस टाइम पे करना है, एंड व्हाट शुड बी द लोकेशन। ये तीनों चारों चीज़ें दोनों पार्टीज मिलकर अग्री करेंगे एंड देन अकॉर्डिंगली दे विल वर्क ऑन नेगोशिएशन, और फिर वो उसको सेटल करेंगे। अब यहाँ क्या हो रहा है? कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन हो रही है। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टीज मिलकर नेगोशिएट कर रही है। देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पर्सन। And the number of negotiating sessions the parties commit to and which documents may be used can also be addressed. उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी, जैसे हमने देखा कि ये बहुत प्राइवेटली होगा, बट अगर पार्टीज चाहती है कि वो पब्लिकली नेगोशिएट करना चाहती है तो दे कैन डू सो। अब फ्लेक्सिबल क्या है कि नेगोशिएशन डिपेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ द पार्टीज, इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडिंग ऑन द पार्टी। अगर पार्टीज चाहे तो किसी एक टॉपिक पे नेगोशिएट कर सकती है, नहीं तो किसी 2-3 पे कर सकती है, या तो पोजिशनल बेस्ड बार्गेनिंग कर सकती है या तो इंटरेस्ट बेस्ड। तो इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, वो पार्टीज़ के ऑप्शन पे डिपेंड करता है। सो हमने क्या क्या फीचर्स देखे? वॉलेंटरी है, बायलैटरल या मल्टीलैटरल मतलब 2 लोग या उससे ज़्यादा लोग, नॉन एडजुडिकेटिंग मतलब थर्ड पार्टी न्यूट्रल है, इनफॉर्मल है, कोई पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं है, कॉन्फिडेंशियलिटी डिपेंड्स ऑन द पार्टीज टू द नेगोशिएशन, और फिर फ्लेक्सिबल। नाउ व्हाट आर द थियरीज ऑफ नेगोशिएशन? फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या बोलता है? एनालाइज टेंड्स टू डिफाइन नेगोशिएशन एज कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियोज बिटवीन अपोनेंट्स। स्ट्रक्चरल क्या बोल रहा है कि दिस इज कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो बिटवीन अपोनेंट्स हु मेंटेन इनकॉम्पिटिबल गोल्स। इनकॉम्पिटिबल गोल सी पोजीशन, इसमें वो पोजीशन की बात कर रहे हैं। जहाँ स्ट्रक्चरल अप्रोच है वहाँ नेगोशिएशन शेयर एंड एम्फोसाइज ऑन द मीन्स पार्टीज ब्रिंग टू नेगोशिएट। वन ऑफ द मेन थेरोटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन डिराइव्ड फ्रॉम द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज द थ्योरी दैट पावर इज द सेंट्रल डिटरमाइनिंग फैक्टर। स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या बोल रहा है? पावर, कि किस पार्टी के पास कितना पावर है। सो पावर इज द सेंट्रल डिटरमाइनिंग फैक्टर इन नेगोशिएशन. In this view, the relative power of each party affects their ability to secure their individual goals through negotiation. Structural theory offer various definition of power. मतलब अगर एक पार्टी के पास ज़्यादा पावर है, दूसरी पार्टी के पास कम पावर है, तो इसके वजह से एक का नेगोशिएशन पावर बेटर रहेगा. तो स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या बोलता है? ये ऐसी दो पार्टी है जहाँ डिस्प्यूट है और ये दोनों पार्टी नेगोशिएट करना चाहती है, बट इनका जो पावर है उसमें डिफरेंसेस है कि ए इज़ हैविंग मोर पावर और होल्ड्स मोर पावर, तो ए का नेगोशिएशन कैपेसिटी बी से बेटर रहेगा. दिस इज स्ट्रक्चरल अप्रोच. नाउ व्हाट इज स्ट्रैटेजिक अप्रोच? स्ट्रैटेजिक अप्रोच क्या बोलता है? इसके रूट्स मैथमेटिक्स में दिखते हैं, डिस्कशन थ्योरी, रैशनल चॉइस एंड बेनिफिट फ्रॉम मेजर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी एक्सेट्रा. बाय द स्ट्रक्चरल अप्रोच फोकस ऑन रोल ऑफ मीन्स. किसके बारे में बात करता है? पावर के बारे में. द स्ट्रैटेजिक मॉडल ऑफ नेगोशिएशन इज रोल ऑफ एंड्स, गोल्स, किसके क्या गोल्स है इन डिटरमाइनिंग आउटकम. स्ट्रैटेजिक मॉडल्स आर ऑल्सो मॉडल्स ऑफ रैशनल चॉइस. रैशनल चॉइस. नेगोशिएटर्स आर व्यूड एज रैशनल डिसीजन मेकर. हम लोग उनको देख रहे, नेगोशिएटर को हम ऐसे देख रहे हैं कि वो रैशनली डिसीजन बनाना चाहते हैं. क्यों? ताकि वो गेन पे ध्यान दे रहे. मैक्सिमाइज देयर गेन, फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज पे ऑफ. उनका एक ही काम है कि जो एंड है, उनको जो गेन लेना है उसको दिमाग में रख के उनको स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है और अकॉर्डिंगली नेगोशिएट करना है. It is formative in nature because they are grounded in the belief that there is one best solution. What? They seek to represent what ultra smart, rational, super people should do in competitive interactive situation. कि तुम्हारा बार्गेनिंग कैसे होना चाहिए, कितना स्ट्रांग होना चाहिए ताकि तुम्हारे गेन्स इंक्रीज हो जाए. बिकॉज दे लुक फॉर द बेस्ट सोल्यूशन फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव ऑफ नेगोशिएशन. दिस अप्रोच हैज़ बिन कॉल्ड सिमेट्रिकल पर्सपेक्टिव.
जहाँ स्ट्रक्चरल अप्रोच बात कर रहा था पावर की, रोल ऑफ मीन्स की, स्ट्रेटेजिक अप्रोच एंड की बात कर रहा है कि गोल कितना है, अपने को गेन्स कितना एक्सपेक्टेड है, कि हम कितने स्मार्ट तरीके से नेगोशिएट करके हमारे फेवर में बेस्ट सोल्यूशन निकाले. दिस अप्रोच हैज़ बीन कॉल्ड सिमेट्रिकल पर्सपेक्टिव. सो आई होप यू अंडरस्टूड स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या है और स्ट्रेटेजिक अप्रोच क्या है. अब तीसरा है बिहेवियरल अप्रोच. It emphasizes the role of negotiator personalities or individual characteristics play in determining the course and outcome of negotiated agreements. Behavioral theories may explain negotiation as interaction between personality types that often take the form of dichotomies such as shopkeepers and warriors or hardliners and softliners, where negotiators are portrayed either as ruthlessly battling for all or diplomatically conceding to another party's demand for the sake of keeping the peace. यहाँ क्या बोल रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा बिहेवियरल टच है कि यहाँ पार्टीज क्या कर रही है, डिप्लोमेटिकली कंसीडिंग टू अनदर पार्टीज डिमांड, उसको कंसीड कर रही है फॉर द सेक ऑफ कीपिंग द पीस. यहाँ पार्टीज का क्या सोचना है, हमको पीस मेंटेन करना है तो नेगोशिएट कर लो, कि जो इंडिविजुअल कैरेक्टर है इन डिटरमाइनिंग द कोर्स एंड आउटकम ऑफ नेगोशिएटेड अग्रीमेंट. बिहेवियरल थ्योरी में एक्सप्लेन नेगोशिएशन एज इंटरैक्शन बिटवीन पर्सनालिटी, कि दो पर्सनालिटी में इंटरैक्शन है दैट ऑफन टेक द फॉर्म ऑफ डिकोटोमीज सच एज शॉपकीपर एंड वॉरियर फॉर हार्डलाइनर्स एंड सॉफ्ट लाइनर्स. समझा? This is a bit of behavioral approach but for the sake of keeping the peace. So this is the end result. The behavioral approach derives from psychological and experimental traditions but also from centuries old diplomatic treaties. ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल टच है, एक्सपेरिमेंटल ट्रेडिशन है. दिस ट्रेडिशन शेयर्स द पर्सपेक्टिव दैट नेगोशिएशंस वेदर बिटवीन नेशंस, एम्प्लॉयज एंड यूनियंस और नेबर्स आर अल्टीमेटली अबाउट इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व. सो अल्टीमेटली इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है तो थोड़ा साइकोलॉजिकल टच है, बिहेवियरल टच है. एंड फॉर द पीस, फॉर द सेक ऑफ पीस. फिर है कंसेशन एक्सचेंज प्रोसेसुअल अप्रोच. दिस इज फोर्थ अप्रोच. दो कंसेशन एक्सचेंज थ्योरी शेयर फीचर्स और बोथ द स्ट्रक्चरल अप्रोच. इसमें पावर के भी फीचर्स हैं, मतलब स्ट्रक्चरल अप्रोच, और स्ट्रैटेजिक भी है कि आउटकम एंड क्या है, गेन क्या है. दे डिस्क्राइब अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैकेनिज्म दैट सेंटर्स ऑन लर्निंग. यहाँ डिफरेंट मैकेनिज्म है. क्या बोल रहा है ये, नेगोशिएशन कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ कंसेशंस. कंसेशंस मार्क स्टेजेस इन नेगोशिएशन. मतलब इसमें दोनों मिक्स है, या स्ट्रेटेजिक और स्ट्रक्चर. अब वो कैसे, ये देखो. दे आर यूज्ड बाय द पार्टीज टू बोथ सिग्नल देयर ओन इंटेंशंस. पार्टीज खुद के इंटेंशंस बताएगी एंड टू एनकरेज मूवमेंट इन देयर ओपोनेंट्स पोजीशन. मतलब दोनों चीज़ चल रही है, खुद के इंटेंशंस भी बताना है कि उनके आउटकम्स क्या है और एनकरेज मूवमेंट इन देयर ओपोनेंट्स पोजीशन. Parties use their bids both to respond to the previous counter offer and to influence the next one. The offer themselves becomes an exercise in power. कि जो पहले बात हुई थी उसको काउंटर ऑफर करना और खुद का पॉइंट आगे रखना है, अपोनेंट के साइड हमको मूव होना है, तो यहाँ पावर एक्सरसाइज हो रही है. The risk inherent in this approach is that participants engaged in the concession trading may miss opportunities to find new mutually beneficial solution. यहाँ क्या हो रहा है, हम पावर देख रहे हैं और वी आर मूविंग टुवर्ड्स द अपोनेंट, तो यहाँ चांसेस है कि वी मिस द म्यूचुअली बेनिफिशियल सोल्यूशन टू बी शेयर्ड डायलेमा एंड एंड अप इंस्टेड इन अ प्योरली रिग्रेसिव प्रोसेस. तो दिस इज़ अ बिट रिग्रेसिव प्रोसेस. क्यों? क्योंकि हम अपोनेंट की पोजीशन में मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ खुद का फ़ायदा ज़्यादा देख रहे हैं, पावर यूज़ कर रहे हैं, हमारा जो आउटकम है कि गेन बढ़ाना है उस पर पूरा ध्यान है, तो जो म्यूचुअली बेनिफिशियल सोल्यूशन है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं. तो ये रिग्रेसिव प्रोसेस हो गया विच लिव्स बोथ साइड्स देयर फ्यूअर गेन्स. रिग्रेसिव होने की वजह से दोनों साइड्स के गेन्स कम हो जाते देन दे शुड हैव इफ़ दे हैड परस्यूड अ मोर क्रिएटिव अप्रोच. अगर वो मिलके म्यूचुअली बेनिफिशियल सोल्यूशन निकालते तो शायद गेन्स ज़्यादा होते. यहाँ उनके गेन्स कम हो गए क्योंकि ये रिग्रेसिव प्रोसेस है. नाउ द लास्ट वन इज integrative approach. Now what is integrative approach? In sharp contrast to distributive approach, frame negotiation as interaction with win-win potential. यहाँ win-win potential कि क्या बोल रहा है, looks for ways of creating value so that there is more to share between parties. values देखो, strategy ऐसे डिज़ाइन करो कि win-win situation है. it use objective criteria, look to create conditions of mutual gain and emphasize the importance of exchanging information between parties and group problem solving.
कि क्या बोल रहा है कि ये ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसे हमको इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना है कि दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो, मतलब म्यूचुअली हमको एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करना है जहाँ दोनों पार्टीज़ का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कोऑपरेशन ज़रूरी है, जॉइंट डिसीजन मेकिंग ज़रूरी है, म्यूचुअल गेन को ध्यान में रखना है। इंटीग्रेटिव स्ट्रैटेजी कॉल फॉर पार्टिसिपेंट्स टू वर्क जॉइंटली काम करना इंपॉर्टेंट है टू क्रिएट विन विन सिचुएशन। दे इन्वॉल्व अनकवरिंग इंटरेस्ट, जनरेटिंग ऑप्शंस, क्या है कि जो तुम्हारे इंटरेस्ट है तुम अनकवर कर लो, मतलब जो सच है वो पूरा बोल दो, फिर उसके बाद जो ऑप्शंस है वो मिलके डिसाइड करो। सर्च फॉर कॉमनलिटीज़, की क्या कॉमनलिटीज़ है और कैसे तुम एक कॉमन आउटकम पे आ सकते हैं, सेटल कर सकते हैं जिसमें दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। लुक्स फॉर वेज टू क्रिएट वैल्यू, या क्रिएशन ऑफ वैल्यू है, रिलेशंस भी मेंटेन रहेंगे। एंड डेवलप शेयर्ड प्रिंसिपल्स एज अ बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग अबाउट हाउ आउटपुट्स शुड बी क्लेम्ड। सो हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले स्ट्रक्चरल अप्रोच, पावर वाला, स्ट्रैटेजिक अप्रोच एंड गोल्स वाला, बिहेवियरल अप्रोच जहाँ बिहेवियर टच था, साइकोलॉजिकल टच था, कंसेशन अप्रोच जहाँ स्ट्रक्चरल और स्ट्रैटेजिक का मिक्सचर था, इट वाज अ रिग्रेसिव अप्रोच जहाँ गेन्स कम हो जाएंगे रिग्रेसिव होने की वजह से क्योंकि म्यूचुअली बेनिफिशियल सोल्यूशन हम नहीं देख रहे। और फिर लास्ट था इंटीग्रेटिव अप्रोच जहाँ विन विन सिचुएशन के लिए दोनों पार्टीज कोऑपरेट कर रही है। Now next we are going to see types of negotiation, distributive negotiation and integrative negotiation. So distributive negotiation क्या है? A distributive negotiation usually involves negotiator who start from नेवर हैविंग हैड अ प्रीवियस रिलेशनशिप, मतलब ये ऐसा नेगोशिएशन है जहाँ दोनों भी नेगोशिएटर, दोनों भी पार्टीज़ का पहले कोई रिलेशनशिप नहीं था, ना ही उनका फ्यूचर में कोई रिलेशनशिप होने वाला है। नॉर डू दे लाइकली टू कंटिन्यू पोस्ट नेगोशिएशन एंड रिलेशनशिप विद अ लॉन्गर टर्म रिलेशनशिप इन द फ्यूचर। पहला पॉइंट क्या है कि नो रिलेशनशिप, नॉट इन द पास्ट, नॉट इन द फ्यूचर, मतलब वन टाइम कॉन्ट्रैक्ट था। सेकेंडली व्हेन वी आर डीलिंग विद समवन अननोन टू अस, जहाँ हम किसी अननोन इंसान से डील कर रहे हैं तो वहाँ पे हम उनके इंटरेस्ट को नहीं सोचते, या हमारा कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि हम उनके साथ रिलेशनशिप बनाएं क्योंकि दैट्स अ वन टाइम कॉन्ट्रैक्ट और वन टाइम अग्रीमेंट, वन टाइम सेटलमेंट। वी आर जनरली लेस कंसर्न्ड विथ हाउ दे परसीव अस, कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे और या हमारी थिंकिंग को किस तरीके से परसीव कर रहे, ये हमारा कंसर्न नहीं है। और हाउ दे माइट रिगार्ड आवर रेप्यूटेशन, या हमको रेप्यूटेशन का कोई टेंशन नहीं क्योंकि इट्स अ वन टाइम थिंग, या हमारा कोई उनसे रिलेशनशिप नहीं है, हम हमारा इंटरेस्ट देख रहे हैं और हम अकॉर्डिंगली फंक्शन कर रहे हैं। इसका एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल अब मुझे कोई कार बाय करनी है, हाउस बाय करनी है, दिस इज़ अ वन टाइम थिंग कि एक बार मैं जिससे कार बाय कर रही हूँ तो आई वोंट बी बाइंग अगैन फॉर 6-7 ईयर्स, या अगर मैं घर ले रही हूँ तो इट्स अ वन टाइम थिंग। तो यहाँ मैं रिलेशन क्यों देखूंगी? बिकॉज आई नो यहाँ मेरे को मेरा फ़ायदा देखना है, सेल्फ इंटरेस्ट देखना है। अब जब आगे जाके कोई रिलेशन ही नहीं है तो वाई विल एनी वन थिंक कि रेप्यूटेशन या एनीथिंग। सो इस केस में डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन होता है, मतलब खुद के साइड से पूरा लगा दो कि जो सेटलमेंट है वो अपने फेवर में हो, डू नॉट कंसिडर द रिलेशनशिप। एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा। उसके बाद इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन, if the question comes in exam on this distributive negotiation, do write the example, it may add as a bonus point and also write all the 3 points कि relationship नहीं है, खुद का self interest देखो, जब one time occurrence है तो reputation वगैरह कोई देखता नहीं है, जनरली खुद का self interest देखते हैं, and then write the example in the end। फिर है इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन, इसमें क्या बोला है? कोऑपरेशन, पार्टीज कोऑपरेट कर रही है, दोनों जॉइंटली काम करना चाहती है और कुछ तो ऐसा अचीव करना चाहती है। क्या अचीव करना चाहती है? आउटकम जो दोनों के फेवर में हो, जहाँ हायर डिग्री ऑफ ट्रस्ट हो एंड फॉर्मेशन ऑफ रिलेशनशिप, कि यहाँ दोनों पार्टीज रिलेशनशिप फॉर्म करना चाहती है, एक ट्रस्ट है उनके बीच में जिसको वो मेंटेन करना चाहती है, और आउटकम दोनों मिलके लेके आएंगे, जॉइंटली काम करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। पार्टीज वांट टू वॉक अवे फीलिंग दे हैव अचीव्ड समथिंग विच इज़ वैल्यूज बाय गेटिंग व्हाट ईच वांट्स, कि उन्होंने क्या अचीव किया? एक रिलेशनशिप मिल गया उनको और दोनों के जो डिमांड्स थे तो उन्होंने प्रॉपरली नेगोशिएट किया है। दिस फॉर्म ऑफ नेगोशिएशन इज लुकिंग डाउन द रोड टू फॉर्म अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, कि क्या है? हमको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप फॉर्म करना है टू क्रिएट म्यूचुअल गेन्स। It is often described as win-win scenario.
तो यहाँ विन विन सिनेरियो है कि दोनों पार्टी रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी निकाल रही है, ऐसा अप्रोच रख रही है कि नेगोशिएट करने पे दोनों को गेन है, सो दैट द रिलेशनशिप इज मेंटेन्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो दिस इज इंट्रीगेटिव नेगोशिएशन. फिर नेगोशिएटर कौन है? अब हमने तो बोला कि दो पार्टीज़ हैं जो नेगोशिएशन करती है. अब नेगोशिएटर कौन है? द डिस्प्यूटेड पार्टीज व्हेन डिसाइडेड टू सेटल द डिस्प्यूट देमसेल्फ, या तो जैसे हमने पहले देखा था, या तो वो खुद से सेटल करते, या तो एडजस्टिंग द डिफरेंसेस, द प्रोसेस इज कॉल्ड नेगोशिएशन. ठीक है, या तो वो खुद से डिस्कस करके करेंगे, या तो जो डिफरेंसेस है वो उसको एडजस्ट कर लेंगे. अब नेगोशिएशन में भी कैरिड बाय द पार्टी देमसेल्फ, या तो वो किसी नेगोशिएटर को अपॉइंट कर सकते, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द डिस्प्यूट. इन केस द डिस्प्यूट रिलेट टू कमर्शियल ट्रांजैक्शन, अब अगर ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन है तो पार्टी में अपॉइंट रिप्रेजेंटेटिव्स. रिप्रेजेंटेटिव्स कौन हो सकते हैं? जैसे हमने देखा था फैमिली मेम्बर, लॉयर्स या रिलेटिव्स, एनीवन. इन केस ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, अब अगर इंटरनेशनल डिस्प्यूट चल रहा है तो नेगोशिएशन में भी कैरिड ऑन आइदर बाय द हेड्स ऑफ द स्टेट्स करेंगे, या तो और बाय देयर अक्रेडिटेड रिप्रेजेंटेटिव्स. इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट. सिंपलेस्ट है क्योंकि कोई फ्लो नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है. बोथ द पार्टीज हैव टू सेट एंड नेगोशिएट, एंड जो भी बेस्ट आउटकम है उस पर वो सेटल हो सकते हैं. इट हेल्प्स द डिस्प्यूटेंट स्टेट ऑफ पार्टीज टू ब्रिंग अबाउट नेसेसरी चेंज बाय म्यूचुअल कंसेंट, या म्यूचुअल कंसेंट इन्वॉल्व्ड है तभी नेगोशिएशन होता है. प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन की प्रोसेस क्या है? देयर आर 5 स्टेप्स प्रोसेस है वो. तो लेट्स स्टार्ट. प्रिपेयरिंग एंड प्लानिंग. सबसे पहले क्या है? प्रिपेयरिंग एंड प्लानिंग. की पार्टीज प्रिपेयर करेंगे कि उनके गोल्स क्या है नेगोशिएशन के. ईच पार्टी विल फर्स्ट डिटरमाइन इट्स बटना, मतलब बेस्ट अल्टरनेटिव टू नेगोशिएटेड अग्रीमेंट. क्या बोला है इसमें कि दोनों पार्टीज पहले तो खुद अपने घर पे प्रिपेयर करेगी, प्लान करेगी कि बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है, बेस्ट के सिनेरियो क्या है, उनको क्या बात करनी है, वर्स्ट अल्टरनेटिव क्या है कि वो कितना वर्स्ट सेटल कर सकते हैं. तो बेस्ट के सिनेरियो निकाल लिया, वर्स्ट निकाल लिया. फिर मतलब एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी निकाल ली कि किस में हमारा सबसे ज़्यादा गेन है और किस में सबसे ज़्यादा लॉस है. मतलब हमको नेगोशिएशन, फॉर एग्जांपल बेस्ट इज़ कि पार्टी चाहती है कि कुछ मतलब 100 पे सेटल हो, एंड द वर्स्ट इज़ कि हम 20 के नीचे नहीं जा सकते. तो अभी हमने लिमिट ले ली रुपीज़ में, मॉनेटरी वैल्यू में ले रही हूँ मैं. तो उसके बाद पार्टी ये प्रिपेयर प्लानिंग सब घर पे हो जाएगा कि एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी क्या है, तो मतलब हम नेगोशिएशन कहीं तो इसके बीच में करेंगे. अब नेगोशिएशन जितना ऊपर होगा उतना अपना गेन होगा, जितना नीचे होगा उतना लॉस, बट हम 20 के नीचे नेगोशिएट नहीं करेंगे. अब इसमें क्या बोला आगे कि पहले तो पार्टी शुड लिस्ट द अवेलेबल अल्टरनेटिव्स. अवेलेबल अल्टरनेटिव्स क्या है कि पार्टी तो जाके बोलेगी 90 पे सेटल करते, 70 पे करते, या एनी अदर अल्टरनेटिव कि 90 पे सेटल करो प्लस हम तुमको कोई दूसरा बेनिफिट दे देंगे. तो दिस इज़ वन अवेलेबल अल्टरनेटिव. फिर उस अल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करना है कि वो कितना हमको अफोर्डेबल है या कितना हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में है. फिर चूज़ अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट वुड हैव द हाईएस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू, कि तुमको क्या लग रहा है कि दूसरी पार्टी किस में ज़्यादा मानेगी और किसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ज़्यादा है. क्रिएट द रिजर्वेशन वैल्यू विच इज़ वर्स्ट डील. वर्स्ट डील क्या है? 20, कि इसके नीचे तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, दैट ही वुड एक्सेप्ट इन अ नेगोशिएटेड सेटलमेंट. तो अब प्रिपेयरिंग हो गया, प्लानिंग हो गया कि वर्स्ट सिनेरियो क्या है, बेस्ट सिनेरियो क्या है, अलग अलग अल्टरनेटिव्स क्या है, उसका इवैल्यूएशन हो गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू हो गया, हाईएस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू. अब उसके बाद डिफाइनिंग ग्राउंड रूल्स. अब ग्राउंड रूल्स क्या है? Procedural requirement for the negotiation. During this steps, party will answer questions such as how long will the negotiation last? कब तक वो लास्ट करेगा? Where, किस प्लेस पे नेगोशिएशन करना है? What will be the starting point of negotiation? ये नॉर्मली जो ग्राउंड रूल्स है, जो क्वेश्चन है, वो दोनों पार्टी मिलके डिसाइड करती है. फिर क्लैरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन. इसमें क्या हो रहा है? पार्टीज विल क्लियर अप एंड सेटल एनी कन्फ्यूजन अबाउट देयर पोजिशन. कि पार्टीज को अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो उसको क्लैरिफाई करेगी. इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेटिंग एंड इन्फॉर्मिंग वन अनदर ऑन द इशू एंड डिस्प्यूट. कि एक अपॉर्चुनिटी है कि हम जो भी कन्फ्यूजन है उसको क्लियर कर रहे हैं, एक दूसरे को एजुकेट कर रहे हैं और इन्फॉर्म कर रहे हैं कि डिस्प्यूट के इश्यूज़ क्या क्या है, एंड विल क्लैरिफाई कि हमारा डिमांड क्या है. टू एंश्योर नेगोशिएशन इज़ प्रॉपरली फोकस्ड. कि दोनों पार्टीज अपने अपने इंटरेस्ट को डिस्क्लोज कर देगी, क्लैरिफाई करेगी कि हमारा डिमांड क्या है. फिर बार्गेनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. अब सबसे पहले प्रॉपर प्लानिंग हो गया घर पे, फिर ग्राउंड रूल्स डिसाइड हो गए कि नेगोशिएशन कहाँ करना है, कब करना है, कैसे स्टार्ट होगा.
फिर दोनों पार्टीज़ ने अपने अपने कन्फ्यूजन क्लियर किए, पोजीशन समझाई और उनका डिमांड क्या है वो सामने रख दिया। अब द रियल प्रोसेस ऑफ बार्गेनिंग स्टार्ट होता है फ्रॉम स्टेप नंबर 4 कि अब बार्गेनिंग हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रहा है, इज द एसेंस ऑफ द नेगोशिएशन बिकॉज इट्स वेयर द पार्टीज में compete और कोऑपरेट एज द क्लोजर एंड इम्प्लीमेंटेशन। कि अब पार्टीज प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, बार्गेन कर रही है, कि दोनों पार्टीज अपने अपने पॉइंट्स रख रही है, नेगोशिएट कर रही है कि बेस्ट इंटरेस्ट में सेटल हो जाए ताकि हम क्लोज कर सके और उसको इम्प्लीमेंट कर सके। एक बार बार्गेन होने के बाद 5th स्टेप इज क्लोजर एंड इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ एक अग्रीमेंट होगा दैट हैज़ बिन वर्कड, कि जो पार्टीज ने नेगोशिएट किया है, जो अग्री किया है, parties will monitor one another's action to ensure that the negotiated agreement is carried out। अब parties एक दूसरे के एक्शन चेक करेगी कि हाँ जो हमने नेगोशिएट किया है कि मैं ये करूँगा एंड द अदर पार्टी विल डू दिस, तो वो एक दूसरे के एक्शंस को मॉनिटर करेंगे कि सच में जो नेगोशिएशन हुआ है उसके अग्रीमेंट प्रॉपरली कैरी हो रहे हैं या नहीं। यूजुअली दिस culminates in the signing of a formal settlement contract। की नॉर्मली क्या हो रहा है कि नेगोशिएशन के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो ताकि कोई पार्टी बाद में चीट ना कर सके। तो फिर तुम बता सकते हो कि नेगोशिएशन के टाइम पे ऐसे ऐसे डिसाइड हुआ था। ईच सीक टू एडवांस देयर इंटरेस्ट, ऑब्वियसली पार्टीज खुद के इंटरेस्ट में देखेंगी पहले तो चीज़ें। सो अब क्लोजर हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया। सो अब हमारा नेगोशिएशन टॉपिक ख़त्म हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे मेडिएशन। कि मेडिएशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच न्यूट्रल थर्ड पार्टी, यहाँ एक थर्ड पार्टी पिक्चर में आती है। नेगोशिएशन में हमने क्या देखा था कि जो दो पार्टीज नेगोशिएट करना चाहती है, 2 से 3 या डजन्स ऑफ पार्टीज जो नेगोशिएट करना चाहती है वो कर रही है, बट यहाँ हम एक स्पेशल न्यूट्रल थर्ड पार्टी को बुला रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि आप असिस्ट करो इन द लिटिगेंट्स टू अराइव द सेटलमेंट। कि जो दो लोगों में प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट है, उनको एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी असिस्ट करेगी। अब अगर थर्ड पार्टी पार्टिसिपेट कर रही डिसीजन में तो वो अपने सजेशन देगी इन रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे मीडिएशन की। कोई तो मीडिएटर है, दोनों पार्टीज के बीच में कोई मीडिएटर है। फॉर एग्जाम्पल पार्टी एक्स वाई डिस्प्यूट है तो उन्होंने एम को एज अ मीडिएटर अपॉइंट किया। वो क्या करेगा? खुद के सजेशंस देगा इन रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट। तो हम इस प्रोसेस को मीडिएशन बोलते हैं। मीडिएटर इज़ रिक्वायर्ड टू बी न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल। अगर वो न्यूट्रल नहीं है और किसी पे डिपेंडेंट है, किसी के साइड से पार्शियलिटी कर रहा है, तो देन देयर इज नो पॉइंट टू द डिसीजन। तो मेडिएटर से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो न्यूट्रल है, इम्पार्शियल है। ही मस्ट नेसेसरीली मीट द पार्टीज एंड एंटर इनटू डिस्कशन। उसका काम यही रहेगा कि वो दोनों पार्टीज से मिले, उनको सुने कि कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, उनको एडवाइस दे और उनके साथ डिस्कशन करे कि हाउ कैन वी सेटल इट, कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करके हम इस मैटर को जल्दी से जल्दी क्लोज कर सकते। मीडिएशन टेक्स प्लेस इन प्राइवेट एंड द डिसीजन रीच्ड आर इन प्राइवेट। नेगोशिएशन में क्या बोला था? कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होता है, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन नेगोशिएटिंग पार्टीज कि उनको पब्लिक में करना या प्राइवेट में, बट मेडिएशन टेक्स प्लेस इन प्राइवेट। ऊपर से एक और बेनिफिट दिया, एडवांटेज दिया कि मेडिएशन इज़ लेस एक्सपेंसिव। एज वी सी कि कोर्ट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि डिसीजन आने में बहुत टाइम लगता है, बहुत साल लगते हैं। मेडिएशन इज़ कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव देन द कोर्ट एक्शंस। तो अगर पार्टीज चाहती है कि जल्दी सेटल हो तो मेडिएशन इज़ अ गुड ऑप्शन। दिस इज़ वन ऑफ द आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। फीचर्स, मेडिएशन के फीचर्स क्या है? पहला फीचर है कि इट गिव्स द पार्टीज मोर कंट्रोल ओवर द आउटकम एज इट इज़ दे हु डिसाइड द डिस्प्यूट। मतलब पार्टीज, दोनों पार्टी, विनर लूजर जो भी है, आउटकम वो खुद सेटल कर रहे हैं। प्रोसेस कैन बी कस्टमाइज्ड ऑन केस टू केस बेसिस। तो यहाँ पार्टीज के पास कंट्रोल है। क्या कंट्रोल है? कि वो मीडिएटर को खुद सेलेक्ट करेंगे, वो खुद सेलेक्ट कर रहे हैं कि हमको कोर्ट के पास नहीं जाना और मीडिएटर के असिस्टेंस में हमको केस को एंड करना है। तो उस केस में पार्टीज के पास कंट्रोल है। अ मीडिएटेड सेटलमेंट कैन बी कॉन्फिडेंशियल। अगर पार्टीज चाहे तो उसको कॉन्फिडेंशियल रख सकती है। कोर्ट या लिटिगेशन पब्लिक हो जाता है। मेडिएशन विल सेव द पार्टीज टाइम एंड मनी। ऑब्वियसली कंपेयरिंग द कोर्ट, उसमें टाइम बचने वाला है एंड पैसे, क्योंकि मेडिएशन एज आई सेड इज लेस एक्सपेंसिव। नॉन बाइंडिंग प्रोसीजर, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, पार्टीज कैनॉट बी फोर्स टू एक्सेप्ट एन आउटकम दैट इट डज नॉट लाइक। तुम पार्टीज को फोर्स नहीं कर सकते किसी ऐसे आउटकम को एक्सेप्ट करने जो उनको नहीं पसंद है। इसका मतलब क्या कि इट इज़ नॉन बाइंडिंग, कि मेडिएशन में एक पार्टी अग्री कर रही है, दूसरी नहीं कर रही है, तो पहली पार्टी दूसरी को बाइंड नहीं कर सकती अनलेस उसने राइटिंग में किसी अग्रीमेंट में सेटलमेंट साइन न किया। तो इट इज़ अ नॉन बाइंडिंग प्रोसेस। फिर मेडिएशन इज़ द इंटरेस्ट बेस्ड अप्रोच। नाउ व्हाट इज इंटरेस्ट बेस्ड अप्रोच? कि पार्टीज रेफर टू देयर इंटरेस्ट एंड एंगेज इन अ डायलॉग।
पार्टीज अपना इंटरेस्ट बता रही है और डायलॉग मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है। मेडिएशन ऑफन रिजल्ट्स इन अ सेटलमेंट, फिर मेडिएशन से सेटलमेंट होता है दैट क्रिएट्स मोर वैल्यू देन वुड हैव बीन क्रिएटेड इफ द अंडरलाइंग डिस्प्यूट हैड नॉट ऑकर्ड। यहाँ सेटलमेंट इतना अच्छी तरीके से होता है कि बाद में और वैल्यू आती है रिलेशनशिप को, विच वुड हैव नॉट बीन क्रिएटेड अगर कभी डिस्प्यूट नहीं होता। तो इट इज़ अ इंटरेस्ट बेस्ड प्रोसीजर की पार्टीज अपना इंटरेस्ट बता रही है, समझ रही है और अकॉर्डिंगली सेटल करना चाहती है। फीचर्स के बाद हम देखेंगे कि मीडिएटर कौन है, उसका रोल क्या है। जैसे हमने देखा मीडिएटर दोनों पर्सन मिलके किसी दोनों पार्टीज टू मीडिएशन किसी मीडिएटर को अपॉइंट कर रहे हैं जिसका काम है कि उसको असिस्टेंस देना है। क्या करना है उसको? फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन द पार्टीज इन कॉन्फ्लिक्ट। फिर एक वॉलंटरी रिजोल्यूशन रहेगा टू द डिस्प्यूट, वो खुद से बोल रहा है कि मैं डिस्प्यूट रिजॉल्व करूंगा इन अ टाइमली, फेयर एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, कि उसको टाइमली मतलब जल्द से जल्द करना है, फेयर मैनर और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। ऑल्दो द मीडिएटर मैनेजेस द मीटिंग एंड इज इन चार्ज ऑफ द प्रोसीड्स, ही और शी शुड नॉट इम्पोज सोल्यूशन और डिसीजन एंड हैज़ नो पावर टू फोर्स अ सेटलमेंट। मीडिएटर का काम है असिस्ट करना, उसके पास कोई पावर नहीं है कि वो फोर्स करे सेटलमेंट को टू द पार्टीज ऑफ मीडिएशन। सोल्यूशन शुड ओनली बी रीच्ड बाय अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। सोल्यूशन कब जाएगा? जब दोनों पार्टीज अग्री कर रही है ना अग्रीमेंट कि हाँ हम ये जो सोल्यूशन है इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो अल्टीमेट रिजोल्यूशन ऑफ द डिस्प्यूट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेट रिजोल्यूशन। कौन रिस्पॉन्सिबल है? मीडिएटर। हैज़ नो राइट और ड्यूटी टू प्रोवाइड लीगल एडवाइस टू द पार्टी, उसका वो लॉयर नहीं है तो उसका काम नहीं है कि वो राइट या ड्यूटी प्रोवाइड करे एडवाइस टू द पार्टी इवन इफ शी और ही हैपन्स टू अ लॉयर। अगर वो लॉयर है तो फिर भी वो पार्टीज़ को एडवाइस नहीं कर सकता है। जो पार्टीज लीगल एडवाइस ले रही है सोनली फ्रॉम देयर लीगल काउंसिल, अगर पार्टीज को कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो फिर वो उनका जो लीगल काउंसिल है उससे लेंगी। मीडिएटर विल बी इम्पार्शियल, उसका काम है कि दोनों का सेटल करवाना, असिस्ट करना, उनको हेल्प करना, वो लीगल एडवाइस नहीं दे सकता है। द मीडिएटर हाउएवर में रेस इशूज़ एंड हेल्प पार्टीज एक्सप्लोर ऑप्शंस, वो चाहे तो इशू को रेस करके पार्टीज को और ऑप्शंस दे सकता है कि किस तरीके से हम केस को ईजिली सेटल कर सकते। विन विन सिचुएशन, mediator are required by the act to follow the center's code of conduct for mediator in the performance of their duties। जो code of conduct है वो mediator को follow करने पड़ेंगे। shall mediate only those matters in which he can remain impartial, उसका impartial रहना बहुत important है, मतलब freedom from favoritism, कि जो एक साइड हमको फेवरेट होती है और एक फेवरेट नहीं होती है, उससे फ्रीडम कि हमें ऐसा नहीं करना है। द मीडिएटर हैज़ टू रिमेन इम्पार्शियल, वो बायस नहीं हो सकता और प्रेजुडाइज बोथ इन द कंडक्ट एंड अपीयरेंस, उसको अनबायस रहना पड़ेगा। ही शुड बी इंडिपेंडेंट और उसका जो डिसीजन है वो इम्पार्शियल रहना इम्पॉर्टेंट है। फिर इम्पार्शियलिटी एंड चैलेंज ऑफ मीडिएटर, अ मीडिएटर कैन बी चैलेंज्ड, अगर वो इम्पार्शियल नहीं है तो मीडिएटर कैन बी चैलेंज ऑन ग्राउंड्स ऑफ इम्पार्शियलिटी बाय एनी मीडिएशन पार्टी। तो एक पार्टी के साथ अगर वो पार्शियलिटी कर रहा है तो द अदर पार्टी विल चैलेंज हिम। व्हेन अ मीडिएटर इज चैलेंज तो वो क्या कर सकता है? विदड्रॉ। कोई भी पार्टी चाहे तो उसको इम्पार्शियलिटी केस में चैलेंज करेगी, फिर मीडिएटर शुड विदड्रॉ और फिर उसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे बाय न्यू मीडिएटर। However, if the challenge mediator does not withdraw, अगर उसने withdraw नहीं किया तो chairman of the board of governor of center will decide on the challenge। chairman of board of governors का chairman decide करेगा कि वो challenge सही है या नहीं and his decision will be final and binding। अगर वो खुद से withdraw कर रहा है तो हम new mediator लेके आएंगे, अगर वो खुद से नहीं कर रहा है तो chairman of the board of governors will decide on the challenge and his decision will be final and binding। फिर अगर उसने बोला कि he should withdraw तो वो withdraw करेगा, और अगर उन्होंने बोला कि he should continue तो वो continue करेगा। इफ़ द चेयरमैन सस्टेन्स द चैलेंज, मतलब चेयरमैन ने अगर चैलेंज को सस्टेन कर दिया कि हाँ चैलेंज सही है, ही वॉज पार्शियल, तो फिर अ सब्सटीट्यूट मीडिएटर विल बी अपॉइंटेड बाय द सेंटर, तो सेंटर खुद सब्सटीट्यूट मीडिएटर अपॉइंट करेगा। फिर ए पार्टी हु इंटेंड्स टू चैलेंज अ मीडिएटर, जो भी पार्टी इंटेंड करेगी वो चैलेंज करना चाहती है वो क्या करेगी? चैलेंज हिम विद इन 15 डेज, 15 डेज में उसको चैनल करेगी। कब? आफ्टर द पार्टी मेकिंग द चैलेंज हैज़ बिकम और क्लाउड हैव बिकम अवेयर दैट सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट, कि ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट करते हैं जहाँ उसकी इम्पार्शियलिटी पे डाउट है, तो उस केस में पार्टी 15 डेज के अंदर चैलेंज करेगी उसको, दैट वी थिंक यू आर नॉट इम्पार्शियल। फिर मीडिएटर का ड्यूटी है, उसका ऑब्लिगेशन है कि वो पार्टीज़ को डिस्क्लोज करे कि कोई एक्चुअल या परसिव्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है।
या फिर एज उसका काम है कि वो डिस्क्लोज करे एज सुन एज ही बिकम्स अवेयर ऑफ इट, वेदर प्रायर टू एक्सेप्टिंग टू द एक्ट और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द मीडिएशन प्रोसेस। मीडिएटर का काम है कि स्टार्टिंग में प्रायर टू एक्सेप्टेंस या अगर बाद में उसका कोई इंटरेस्ट आ गया किसी पार्टी के साथ, तो वो जब भी इंटरेस्ट आ रहा है उसका काम है कि वो एज सुन एज पॉसिबल उसको वो इंटरेस्ट पार्टीज को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इफ़ अ मीडिएटर हैज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अब मीडिएटर का अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो ही मे ओनली एक्सेप्ट और कंटिन्यू द मीडिएशन इफ पार्टीज एक्सप्लिसिटली कंसेंट इन राइटिंग। अभी अगर मीडिएटर का कॉन्फ्लिक्ट है फिर भी वो कंटिन्यू कर सकता है, बट कब? ओनली इफ पार्टीज अग्री करे, एक्सप्लिसिटली राइटिंग में अग्री कर रही है कि हमको इसी बंदे को मीडिएटर बनाना है, तो फिर उसी केस में वो मीडिएटर बन सकता है। अदरवाइज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो ही कैन नॉट एक्ट एज मीडिएटर। हाउएवर, अब इसमें हाउएवर है, if the mediator deems that the conflict of interest give rise to slightest reasonable doubt as to integrity, she should decline to proceed regardless। अगर मीडिएटर को लग रहा है कि उसका जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसके वजह से उसकी इंटीग्रिटी पे थोड़ा भी डाउट है कि वो इंटीग्रली काम नहीं करेगा, तो फिर उसने डिक्लाइन करना चाहिए कि मैं मीडिएटर बोल के काम नहीं दूंगा। उसने भले ही पार्टी ने अपना कंसेंट दिया है, ही शुड डिक्लाइन टू प्रोसीड। अब है कॉन्फिडेंशियलिटी। मीडिएशन का कोर स्टोन मतलब इंपॉर्टेंट फीचर है कॉन्फिडेंशियलिटी। यहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होती है, तो मीडिएटर का काम है कि जो भी कम्युनिकेशन है बिटवीन द पार्टीज एंड मीडिएटर आर कॉन्फिडेंशियल and no evidence of anything said or document produced are admissible in any litigation proceeds. The mediator cannot be summoned as a witness on what took place and what came to his or her knowledge during mediation. ही कैनॉट बी समन मतलब उसको नहीं बुला सकते कि जो भी मीडिएशन के प्रोसेस में हुआ या उसके नॉलेज में जो भी है वो बताए। उसको सारी जो भी कम्युनिकेशंस हुए पार्टीज़ में या फिर किसी पार्टी में और मीडिएटर में उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है और कोई एविडेंस किसी को प्रोवाइड नहीं करनी है। उसको पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है इन द प्रोसेस ऑफ मीडिएशन। अब स्टेप्स की मीडिएशन प्रोसेस होता कैसे, पहले तो कन्वेइंग द मीडिएशन प्रोसेस की क्या बोलना है। The conveying of mediation is often the most difficult and challenging part of the mediation process। क्यों? क्योंकि उसमें क्या क्या है, रेफरेंस टू अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बाय द कोर्ट, प्रिपरेशन फॉर मेडिएशन, रेफरल ऑर्डर। फिर इनिशिएशन, इनिशिएशन कैसे होगा, कमेंसमेंट ऑफ द मेडिएशन प्रोसेस कहाँ से होता है, मेडिएटर हैज़ टू इंश्योर कि पार्टीज एंड देयर काउंसिल्स आर प्रेजेंट, कि जब पार्टीज प्रेजेंट रहेंगे उनके काउंसिल्स अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव्स है तो वो प्रेजेंट है, तब मेडिएशन स्टार्ट होगा। फिर इंट्रोडक्शन होगा कि किस पार्टी का क्या इशू है, क्या डिस्प्यूट है, और फिर ओपनिंग स्टेटमेंट। फिर सेटिंग द एजेंडा, सेटिंग द एजेंडा इज एन इम्पॉर्टेंट ड्यूटी इम्पार्टेड ऑन द मेडिएटर इन ऑर्डर टू शेड क्लैरिटी ऑन द मेडिएशन प्रोसीडिंग्स एंड रिमूव वेगनेस। जो भी वेगनेस है वो सारे मेडिएटर हटा देगा। इट इन्वॉल्व्स मतलब वो क्लियर पिक्चर क्रिएट करेगा कि एक्चुअल डिस्प्यूट किस चीज़ को लेके हो रहा है। इट इन्वॉल्व्स सेटलिंग डाउन द ऑर्डर, यहाँ ऑर्डर सेटल हो रहा है, इन विच द नेगोशिएशन इज टू प्रोसीड एंड गिव्स द पार्टीज अ स्टैंड यूजिंग विच दे कैन इंडिविजुअली इवैल्यूएट द प्रोग्रेस ऑफ द नेगोशिएशन। यहाँ वो एक ऑर्डर क्रिएट कर रहा है जहाँ दोनों पार्टी अपना अपना स्टैंड इंडिविजुअली रखेगी और फिर वो इवैल्यूएट करेगा कि कैसे हम इसको नेगोशिएट कर सकते हैं या मेडिएशन कर सकते हैं। द मेडिएटर में जहाँ नेगोशिएशन करना है उसका टाइम एंड वेन्यू मेडिएटर डिसाइड करेगा अलॉन्ग विद द इशू की इशू क्या है। फिर फैसिलिटेशन ऑफ नेगोशिएशन एंड जनरेशन ऑफ ऑपरेशन की जॉइंट सेशन है या सेपरेट, की जो मेडिएटर है वो दोनों पार्टीज़ को एक साथ मिल रहा है या अलग अलग मिल रहा है। फिर रीचिंग अ सेटलमेंट, अब विद द हेल्प ऑफ पार्टीज मेडिएटर को सारी रियलिटी समझ गई और उसकी रिजिड पोजीशन है, तो मेडिएटर क्या करेगा, ही विल क्रिएटिव ऑप्शंस फॉर सेटलमेंट, कि अब हम सेटल कैसे कर सकते हैं। उसके सेपरेट सेशंस होंगे एज नेसेसरी, या तो वो जॉइंट सेशंस ग्रुप सेशंस कंडक्ट करेगा। पार्टीज नेगोशिएट थ्रू अ मेडिएटर अंटिल अ सोल्यूशन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल टू ऑल, पार्टीज नेगोशिएट करती रहेगी थ्रू मेडिएटर कब तक, जब उनको एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिलता जो दोनों पार्टीज एक्सेप्ट करती है या तो पार्टीज इन्वॉल्व्ड। द मेडिएटर डायरेक्ट द पार्टीज टू अ सोल्यूशन विच ही बिलीव्स विल सैटिस्फाइंग द अंडरलाइंग इंटरेस्ट। मेडिएटर ने एक ऐसा क्रिएटिव ऑप्शन देना चाहिए सोल्यूशन जिससे उसको लगे कि दोनों पार्टी सेटिस्फाई हो जाएगी और दोनों का इंटरेस्ट सेटिस्फाई हो जाएगा, देन सेटलमेंट विल बी पॉसिबल। अगर ये फेल हो गया तो केस इज सेंड बैक टू द रेफरल कोर्ट, फिर केस वापस रेफरल कोर्ट में चला जाएगा। अब क्लोजिंग, ऐसा कोई फिक्स्ड प्रोसीजर नहीं है, बट एक बार सेटलमेंट के टर्म्स अग्री हो गए तो पार्टी आर रीअसेंबल्ड। मेडिएटर ओरली कंफर्म, मेडिएटर कंफर्म करेगा कि दोनों पार्टी अग्री कर रही है क्या,
कि जो भी सेटलमेंट डिसाइड हुआ है उसमें किसी पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी टर्म्स ऑफ सेटलमेंट है। उसके बाद राइट डाउन द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट। पार्टीज़ ने अगर अग्री किया तो उसको राइट डाउन करो, कहीं तो कोई अग्रीमेंट में लिख के रखो, एंड साइन द अग्रीमेंट। पार्टीज विल साइन द अग्रीमेंट। सेटलमेंट हैज़ द बाइंडिंग नेचर। एक बार पार्टीज ने रिटर्न सेटलमेंट को साइन कर लिया तो फिर उसका नेचर बाइंडिंग हो गया, अब कोई दूसरी पार्टी मना नहीं कर सकती। एंड इट इज़ एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर किसी पार्टी ने जो भी अग्री हुआ उसने उसकी ड्यूटी परफॉर्म नहीं की तो फिर बाद में वो अग्रीमेंट को हम कोर्ट में लेके जा सकते हैं। इट इज़ एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, वो बाइंडिंग है। इन हिज क्लोजिंग कमेंट द मेडिएटर थैंक्स द पार्टीज। मेडिएटर थैंक करेगा, दोनों पार्टी को थैंक यू बोलेगा, क्यों? फॉर देयर हेल्प एंड पार्टिसिपेशन इन द मीडिएशन प्रोसेस, कि जो मीडिएशन प्रोसेस में उन्होंने सारे रिक्वायरमेंट्स फॉलो किए, उन्होंने प्रॉपर सब एक्सप्लेन किया एंड अच्छी से सेटल हो गया, इसलिए क्लोजिंग कमेंट में मेडिएटर उनको थैंक करेगा। अग्रीमेंट में डू रिमेंबर, अग्रीमेंट को दोनों पार्टी समझ के अग्री करके साइन करेंगे, फिर इट विल बी बाइंडिंग एंड देन इट विल बी एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। फिर पार्टीज बोल नहीं सकते कि अब हम पीछे हटना चाहते हैं, पार्टीज पीछे नहीं हट सकती। इट इज़ अ बाइंडिंग नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब एक कंसेप्ट है गुड ऑफिस। गुड ऑफिस क्या है, हम क्विकली ये कंसेप्ट देखेंगे। यहाँ क्या है, when the party could not settle by negotiation or where they fail to settle the dispute by negotiation, जहाँ पार्टी नेगोशिएट नहीं कर पा रही है या वो केस को सेटल ही नहीं कर पा रही है थ्रू नेगोशिएशन, तो वहाँ पे वो एक थर्ड पार्टी का असिस्टेंस ले रहे हैं इन सेटलिंग दर डिस्प्यूट। तो यहाँ थर्ड पार्टी में बी अपॉइंटेड बाय द पार्टी देमसेल्फ और बाय द सिक्योरिटी काउंसिल। जहाँ पार्टी डिस्प्यूट, फिर से देखो, जहाँ पार्टी किसी डिस्प्यूट को नेगोशिएशन को सेटल ही नहीं कर पा रही है तो वहाँ पे उन्होंने एक थर्ड पार्टी का असिस्टेंस लिया। अब गुड ऑफिस क्या है कि वहाँ पे थर्ड पार्टी अरेंज करती है मीटिंग ऑफ द डिस्प्यूटेड पार्टीज। यहाँ पे थर्ड पार्टी ने एक मीटिंग के लिए प्लेस डिसाइड करके दिया, दैट इज़ गुड ऑफिस। जो थर्ड पार्टी है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती, ना ही वो कोई सजेशन देती, बट वो एक उनको गुड ऑफिस एक प्लेस दे रही है जहाँ पे दोनों पार्टी सेटल करेंगी, उनको एक चांस दे रही है कि तुम मिलके नेगोशिएट करो। तो यहाँ थर्ड पार्टी का मेन फंक्शन क्या है, ऑफरिंग इट्स गुड ऑफिसेस एज टू ब्रिंग द पार्टीज टुगेदर व्हेन दे हैव फेल्ड टू नेगोशिएट। जहाँ नेगोशिएशन फेल हो गया तो दोनों पार्टीज को फिर से साथ मिलाओ और उनको हेल्प करो कि वो सेटल कर पाए। हेल्प इन द सेंस कि उनको लाने में हेल्प करो, वो पार्टिसिपेट नहीं करना है तुमको नेगोशिएशन में, ना ही कोई सजेशन देना है, बस दोनों पार्टी को साथ में लाना है ताकि वो नेगोशिएट कर पाए। वंस द पार्टी हैव बीन ब्रॉट टुगेदर फॉर द पर्पज ऑफ वर्किंग आउट अ सोल्यूशन, एक बार दोनों पार्टी साथ में आ गई टू वर्क आउट द सोल्यूशन, स्टेट और अ पर्सन रेंडरिंग गुड ऑफिस हैज़ नो फर्दर ड्यूटीज। जो भी पर्सन ने गुड ऑफिस रेंडर किया है उसकी आगे कोई ड्यूटी नहीं है, एक बार पार्टी साथ में आ गई। बात का काम यह है कि दोनों पार्टीज मिलकर नेगोशिएट करेगी, आपस में केस सेटल करेगी, फिर सेटलमेंट अग्रीमेंट होगा इन राइटिंग एंड देन इट शैल बी बाइंडिंग। तो गुड ऑफिस मतलब क्या कि बस थर्ड पार्टी दो पार्टीज को मिला रही है जहां उनका नेगोशिएशन फेल हुआ था। तो लेट्स अगेन गो थ्रू द सिनॉप्सिस वंस। हाँ, नेगोशिएशन क्या है हमने देखा, दो पार्टीज मिलकर नेगोशिएट करती है। फिर उसके फीचर्स देखे, थेरीज देखी स्ट्रक्चरल, वो सब 5 थेरीज। टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन देखा, नेगोशिएटर कौन होता है, प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन क्या है, फिर मेडिएशन का कंसेप्ट देखा, उसके फीचर्स, रोल ऑफ द मेडिएटर, स्टेप्स ऑफ मेडिएशन, और फिर गुड ऑफिस जो हमने लास्ट टॉपिक देखा कि जहाँ थर्ड पार्टी दोनों पार्टी को मिलाती है ताकि वो प्रॉपरली नेगोशिएट कर सके। सो आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू।